हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लखनवी अंदाज। और इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है यशपाल। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। लेखक अपने सफ़र की शुरुआत का हिस्सा बताते हुए कहते हैं कि गांव की बस्ती की वह सवारी गाड़ी जो प्रत्येक ठहराव पर यानी प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है, अर्थात लोकल ट्रेन के चलने का समय हो गया था। इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वह लोकल ट्रेन चलने की हड़बड़ी या बेचैनी में फूंक मार रही हो। लेखक बताते हैं कि आराम से अगर लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास में जाना हो तो उसके लिए कीमत भी अधिक लगती है, यानी थोड़े पैसे अधिक लगते हैं। लेखक को बहुत दूर तो जाना नहीं था, लेकिन लेखक ने टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था ताकि वो अपनी नई कहानी के संबंध में सोच सके और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा भी ले सके। इसलिए भीड़ से बचने के लिए, शोरगुल से बचने के लिए, ऐसा स्थान जहां कोई ना हो, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही चुना था। यानी उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ही खरीदा था। क्यों खरीदा था ये मैंने आपको अभी अभी बताया। लेखक जिस लोकल ट्रेन से जाना चाहते थे, किसी कारण थोड़ी देर होने के कारण लेखक से वह गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक ने अंदाज़ा लगाया था कि लोकल ट्रेन का वह सेकंड क्लास का छोटा सा डिब्बा खाली होगा, परंतु लेखक के अंदाजे के विपरीत यानी उल्टा वह डिब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे के एक बर्थ पर यानी एक सीट पर लखनऊ के नवाबी परिवार से संबंध रखने वाले सज्जन व्यक्ति बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे। उन सज्जन व्यक्ति ने अपने सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलियों पर रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में अचानक से कूद जाने के कारण उन सज्जन व्यक्ति की आंखों में जो गहराई से सोचने का भाव, या कहा जा सकता है कि उसके ध्यान में बाधा या अड़चन पड़ गई थी। यानी वो किसी बात को सोच रहे थे और उनके सोचने के भाव में बाधा पड़ गई थी, यानी अड़चन पड़ गई थी, जिस कारण उन सज्जन की नाराज़गी साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी उनके चेहरे पर साफ साफ वो गुस्सा, वो नाराज़गी दिखाई दे रही थी लेखक को। अब लेखक उन सज्जन की नाराज़गी को देखकर सोचने लगे कि हो सकता है वो सज्जन भी किसी कहानी के लिए सोच रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेखक ने उन सज्जन व्यक्ति को खीरे जैसी तुच्छ वस्तु का शौक करते हुए देख लिया था और इसी हिचकिचाहट के कारण वे नाराज़गी में हो। यानी लेखक ने उन सज्जन व्यक्ति को खीरे के साथ देख लिया था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो थे वो हिचकिचाहट में थे और वो नाराज़ हो गए थे कि मुझे किसी ने खीरे जैसी तुच्छ वस्तु के साथ देख लिया। समझ में आया ना? यानी खीरे जैसी एक मामूली सी चीज़ के साथ देख लिया। ठीक है। अब लेखक बताते हैं कि जब लेखक सेकंड क्लास में चढ़े तो उसमें पहले से ही एक नवाब साहब मौजूद थे, परंतु उन नवाब साहब ने लेखक के साथ सफ़र करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई खुशी जाहिर नहीं की। यानी नवाब साहब लेखक को देखकर खुश नहीं थे। लेखक ने भी उन नवाब साहब के सामने की बर्थ पर यानी सीट पर बैठकर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए नवाब साहब से आंखें चुरा ली, अर्थात लेखक भी बिना नवाब की ओर देखते हुए उनके सामने की सीट पर जाकर बैठ गए। लेखक बताते हैं कि उनकी पुरानी आदत है कि जब भी वो खाली बैठे होते हैं, अर्थात कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तब वो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। और अभी भी वे उस सेकंड क्लास की बर्थ पर यानी सीट पर उस नवाब के सामने खाली ही बैठे थे, तो वे उस नवाब साहब के बारे में सोचने लगे। लेखक उस नवाब साहब के बारे में अंदाज़ा लगाने लगे कि उन नवाब साहब को किस तरह की परेशानी और हिचकिचाहट हो रही होगी। लेखक सोचने लगे कि हो सकता है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अंदाज़े से
और बचत करने के कारण से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अब उनको यह सहन नहीं हो रहा होगा कि शहर का कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति उन्हें इस तरह बीच वाले दर्जे में यानी सेकंड क्लास में सफ़र करता देखे। कहने का मतलब यह है कि नवाब साहब हमेशा फर्स्ट क्लास में ही सफ़र करते थे और उन नवाब साहब को लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करते हुए देख लिया था। तो लेखक के अनुसार हो सकता है कि इस कारण उनको हिचकिचाहट हो रही हो, या फिर हो सकता है कि अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए उन नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति अर्थात लेखक के सामने खीरे कैसे खाएं यह सोचकर ही शायद उन्हें परेशानी हो रही हो। अब लेखक बताते हैं कि वे नवाब साहब के सामने वाली बर्थ पर यानी सीट पर आंखें झुकाए तो बैठे हुए थे, किंतु वे आंखों के कोनों से अर्थात तिरछी नज़रों से छुपकर नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर तक तो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर वर्तमान स्थिति पर यानी जो प्रेजेंट सिचुएशन था उस पर गौर कर रहे थे। अचानक से ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए अपनी भाषा में नमस्कार करते हुए पूछा कि क्या लेखक भी खीरे खाना पसंद करेंगे। तो नवाब साहब के उस अचानक से हुए व्यवहार में बदलाव से लेखक ने यह जान लिया कि लेखक को यह पता चल गया कि वे नवाब साहब अपने आप के शिष्ट व्यवहार के अहंकार को बनाए रखने के लिए लेखक को भी साधारण लोगों की हरकत में अपने साथ ले लेना चाहते हैं। यानी जो नवाब साहब थे वो लेखक से ऐसा इसलिए पूछते हैं ताकि वो लेखक को भी एक साधारण लोगों की हरकत में ले सके। कहने का मतलब यह है कि उन नवाब साहब के खीरे के शौक़ को लेखक ने देख लिया था और खीरा एक साधारण वस्तु मानी जाती है, एक साधारण चीज़ मानी जाती है, जिस कारण नवाब साहब हिचकिचाने लगे थे और लेखक को लग रहा था कि इसी हिचकिचाहट को छुपाने के लिए और साधारण वस्तु, साधारण सी चीज़ का शौक़ रखने के कारण वे लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछ रहे हैं। लेखक ने भी नवाब साहब को शुक्रिया करते हुए और सम्मान में किबला शब्द से सम्मानित करते हुए जवाब दिया कि वे ही अपने खीरे को खाने का शौक़ पूरा करें, यानी लेखक ने मना कर दिया। लेखक का जवाब सुनकर नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर किया और पूरे दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा जो तौलिया था उनको झाड़ा और अपने सामने बिछा लिया। फिर अपनी सीट के नीचे रखा हुआ लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलियों से पोंछकर सुखा लिया। फिर अपनी जेब से एक चाकू निकाला। फिर उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें चाकू से गोदकर उनका झाग निकाला। यानी जब हम खीरे को काटते हैं ऊपर से तो उसको रब करके ऐसे झाग निकालते हैं ताकि उसका जो कड़वापन है वो थोड़ा निकल जाए, जिस तरह से हम भी खीरे खाने से पहले काटते हैं। ठीक है, यह सब करने के बाद फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर लंबाई में टुकड़े करते हुए यानी लंबा उसे काटते हुए बड़े तरीके से तौलियों पर सजाते गए। अब लेखक हम सभी पाठकों को यानी हम सभी रीडर्स को लखनऊ स्टेशन पर या किसी भी स्टेशन पर खीरा बेचने वाले लोगों के खीरे के इस्तेमाल का तरीका बताते हुए कहते हैं कि हम सभी लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले लोगों के खीरे के इस्तेमाल का तरीका तो जानते ही हैं, या फिर किसी भी स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से खीरे को काट कर उसको बेचते हैं ये सभी लोग जानते ही हैं। वे अपने ग्राहकों के लिए जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च को कागज़ आदि में विशेष प्रकार से लपेटकर ग्राहक के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, यानी ग्राहक को दे देते हैं। नवाब साहब ने भी उसी तरह से बहुत ही तरीके से खीरे के लंबे लंबे टुकड़ों पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की लाली बिखेर दी। यानी उन्होंने खीरे को काट कर उस पर जीरा मिला हुआ नमक छिड़का और फिर लाल मिर्च उस पर छिड़क दी। अब लेखक बताते हैं कि नवाब साहब की हर एक क्रिया प्रक्रिया यानी उनका हर एक एक्शन और उनके जबड़ों की कंपन यानी उनका जो मुंह था वो थोड़ा काँप रहा था, उनका जो मुंह का जबड़ा था वो थोड़ा काँप रहा था।
इससे यह स्पष्ट था, यानी इससे यह साफ था कि उन खीरों को काटने और उस पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की लाली बिखेरने की सारी प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के स्वाद का स्वाद लेने की कल्पना मात्र से ही जल से भर गया था, यानी उनके मुंह में पानी आ गया था ये सब करते हुए। अर्थात जिस तरह जब हम अपने पसंदीदा खाने की चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह नवाब साहब के मुंह में भी खीरे को खाने के लिए उसे तैयार करते समय उनके मुंह में पानी भर आया था। अब लेखक आंखों के कोनों से अर्थात तिरछी नज़रों से नवाब साहब को यह सब कुछ करते हुए देखकर सोच रहे थे कि मियाँ बड़े आदमी बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अर्थात नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट ही इस ख्याल से खरीदा होगा ताकि कोई उनको खीरा खाते हुए न देख ले। लेकिन अब लेखक के सामने ही इस तरह खीरे को खाने के लिए तैयार करते समय अपना स्वाभाविक व्यवहार कर रहे हैं, यानी अब लेखक के सामने ही ये सब कुछ नवाब साहब कर रहे हैं। अब अपना काम कर लेने के बाद नवाब साहब ने फिर से एक बार लेखक की ओर देख लिया और फिर से उनसे एक बार खीरा खाने के लिए पूछ लिया और साथ ही साथ उन खीरों की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि वो जो खीरे हैं वो लखनऊ के सबसे प्रिय खीरे हैं, यानी सबसे फेमस खीरे हैं। लेखक बताते हैं कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के बाद उन ताज़े खीरों की पानी से भरे लंबे लंबे टुकड़ों को देखकर उनके मुंह में तो पानी ज़रूर आ रहा था, लेकिन लेखक पहले इनकार कर चुके थे, जिस कारण लेखक ने अपना आत्मसम्मान बचाना ही सही समझा और उन्होंने नवाब साहब को शुक्रिया देते हुए उत्तर दिया कि इस वक्त उन्हें खीरे खाने की इच्छा महसूस नहीं हो रही है। और साथ ही साथ लेखक ने अपनी पाचन शक्ति कमज़ोर होने का बहाना बनाते हुए नवाब साहब को ही खीरे खाने को कहा। लेखक का जवाब पाते ही नवाब साहब ने लालसा भरी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे के लंबी लंबी टुकड़ों की ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक लंबी सांस ली। अब लेखक बताते हैं कि नवाब साहब ने खीरे के एक टुकड़े को उठाया और अपने होठों तक ले गए, फिर उस टुकड़े को सूंघा। उस खीरे के स्वाद की कल्पना की खुशी में नवाब साहब की पलकें बंद हो गई। अर्थात नवाब साहब केवल खीरे को सूंघकर उसके स्वाद का अंदाज़ा लगा रहे थे। खीरे के स्वाद के अंदाजे से नवाब साहब के मुंह में पानी भर आया और पानी की उस घूंट को उन्होंने गले से नीचे उतार लिया। ये सब करने के बाद नवाब साहब ने खीरे के टुकड़े को बिना खाए ही खिड़की के बाहर छोड़ दिया। भला ये कैसी नवाबी हुई? खैर, नवाब साहब ने खीरे के हर एक टुकड़े को नाक के पास ले जाकर अपनी कल्पना में ही खीरे के रस का स्वाद लेकर खीरे के हर एक टुकड़े को खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब लेखक बताते हैं कि नवाब साहब ने खीरे के सभी टुकड़ों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलियों से हाथ और होठ पोंछ लिए और बड़े ही गर्व से आंखों में खुशी लिए लेखक की ओर देख लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो लेखक से कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। अर्थात नवाब साहब ने लेखक को दिखाने के लिए कि वो खीरे जैसी साधारण वस्तु, साधारण चीज़ का उपयोग इसी तरह से करते हैं। सभी खीरे के टुकड़े को बिना खाए ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब लेखक बताते हैं कि नवाब साहब ने जो खीरे की तैयारी की और इस्तेमाल किया था उससे वो थक गए थे और थक कर वो अपनी बर्थ पर लेट गए, यानी अपनी सीट पर लेट गए। लेखक बताते हैं कि नवाब साहब के खीरे खाने के तरीके को देखकर लेखक ने ये बात तो मान लिया कि ये है ख़ानदानी शिष्टाचार, यानी ये है ख़ानदानी स्वच्छता या सफाई। लेखक कहते हैं कि वो इस बात पर गौर कर रहे थे कि नवाब साहब के द्वारा खीरा इस्तेमाल करने का ये जो तरीका था, यानी खीरे की खुशबू और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का ये जो तरीका था, इसे छोटा या श्रेष्ठ या एवरेस्ट तरीका कहा जा सकता है। लेकिन
ऐसे तरीके से क्या पेट की तृप्ति भी हो सकती है, यानी क्या किसी का पेट भी भर सकता है। अर्थात लेखक सोच रहे थे कि जिस तरह नवाब साहब ने खीरे का इस्तेमाल किया उससे केवल खीरे के स्वाद और खुशबू का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उससे पेट की भूख शांत नहीं हो सकती। परंतु नवाब साहब की ओर से ऊंचे डकार का शब्द ऐसे सुनाई दिया जैसे उनका पेट भर गया हो, और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा कि खीरा होता तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जल्दी पचने वाला नहीं होता है, और साथ ही साथ बेचारे बदनसीब पेट पर बोझ डाल देता है। यानी खीरा जो होता है वो पचने में टाइम लेता है, ऐसा नवाब साहब ने लेखक से कहा। नवाब साहब की ऐसी बातें सुनकर लेखक कहते हैं कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, अर्थात लेखक को जो बात समझ नहीं आ रही थी अब समझ में आ रही थी। नवाब साहब की बात सुनकर लेखक ने मन ही मन कहा कि ये है नई कहानी के लेखक, क्योंकि लेखक के अनुसार अगर खीरे की सुगंध और स्वाद का केवल अंदाज़ा लगाकर पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना किसी घटना और पात्रों के यानी कैरेक्टर्स के लेखक के केवल इच्छा करने से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो बस यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो दैट्स इट, ये था हमारा लखनवी अंदाज़ का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को मेरा ये एक्सप्लेनेशन, मेरा ये अंदाज़ पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।